Yo, welcome to Physics with Vinay. Hi, I'm Vinay and I'm back. This is the 5th lecture of Kinematics. And पिछले lecture में we did ground-to-ground projectile. Now we're going to take it one step ahead and we're going to look at the next thing in projectile motion. Let's take a look. Now let's talk about oblique projectile. So oblique projectile is just a name given कि जो landing point है and जो launching point है, they are not on the same horizontal level. So that situation is called oblique projectile. So let's say angle theta पे above the horizontal initial velocity u से fire किया गया ये projectile and it is going to land on the ground or at some level below. So the launching point is at a height h over the landing point. तो इसमें मुझे वही चीज़ें करना है जो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में किया था. टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, मैक्सिमम हाइट अटेन निकालना है एंड रेंज निकालना है. सो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए one way is to look at the displacement again. So here I have to first select the axis. So let me, it's my choice actually. I can select upward positive y-axis या downward positive y-axis. उससे फर्क नहीं पड़ेगा of course. Let me select x-axis this way and let me select y-axis upward positive. ठीक है. तो can I write कि time of flight के लिए displacement का जो y component है वो कितना हो जाएगा? So ये मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा. ये जो डॉटेड लाइन बना है दैट इज माय डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, करेक्ट? फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट द पाथ डज नॉट मैटर. दिस इज माय डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. उसका जो y कंपोनेंट होगा वो h डाउनवर्ड्स हो जाएगा. डाउनवर्ड्स मतलब माइनस h हो जाएगा. सो कहना है सर डिस्प्लेसमेंट का y कंपोनेंट इज माइनस h. टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट कौन सा इक्वेशन में आता है? सेकंड इक्वेशन में आता है. सो कैन आई राइट sy इज इक्वल टू uy t प्लस हाफ ay t स्क्वायर्ड. तो sy कितना हो गया? माइनस h. uy कितना हो गया? u साइन थीटा. और ay इज माइनस g, करेक्ट? मतलब इट्स g डाउनवर्ड, सो ay इज माइनस g. सो हाफ g t स्क्वायर्ड. अब t में क्वाड्रेटिक है, इसमें दो वैल्यूज आएंगे t के, एक नेगेटिव होगा और एक पॉजिटिव होगा. नेगेटिव क्यों आएगा? बिकॉज व्हाट हैव वी सेट द कंडीशन? वी हैव सेट द कंडीशन की डिस्प्लेसमेंट का y कंपोनेंट शुड बी माइनस h, है ना? तो डिस्प्लेसमेंट का y कंपोनेंट इज माइनस h could be on two occasions had the projectile been a continuation from some initial trajectory. मतलब क्या कि इक्वेशन को पता नहीं कि इस पॉइंट के पहले क्या हो रहा है. इक्वेशन विल थिंक कि इसके पहले भी मोशन चल रहा है प्रोजेक्टाइल वाला और हमने बस यहाँ पे t = 0 सेट कर दिया. तो इसके पहले जो होगा, यू कैन जस्ट इमेजिन अ कर्व हियर. सो व्हेन द पार्टिकल वुड हैव बीन हियर, तो वो टाइम भी इक्वेशन दे देगा. दैट विल बी अ नेगेटिव टाइम बिकॉज t = 0 यहाँ पर है, तो उसके पहले वाला मोशन नेगेटिव टाइम पे होगा. बट दैट इज नॉट एक्चुअली हैपनिंग. द इक्वेशन डजंट नो इट, बट दैट इज नॉट एक्चुअली हैपनिंग. वी नो इट. वी आर ओनली गोइंग टू कंसीडर द पॉजिटिव टाइम वैल्यू. ठीक है, तो यहां से तुमको टाइम सॉल्व करके निकल जाएगा. एक और एक्चुअली दूसरा मेथड है, वंस अगेन विदाउट हैविंग टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक. वीव सीन दिस काइंड ऑफ मेथड in ground to ground projectile. We've seen this kind of method in vertical free fall where we avoid the quadratic, we use a third equation of motion. तो वो भी यहाँ पर देख लेते हैं. तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है. इनिशियल कुछ uy है और फाइनल नीचे की तरफ vy कितना हो जाएगा? uy स्क्वायर्ड प्लस 2ay sy. अब यहाँ पर sy भी नेगेटिव h है और ay भी नेगेटिव g है, तो पॉजिटिव हो जाएगा वो 2gh. और एक नेगेटिव साइन में आएगा. नेगेटिव क्यों? बिकॉज वी वाई डाउनवर्ड होगा ना फाइनली व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड. तो डाउनवर्ड मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस एंड नेगेटिव वाई एक्सिस. हाँ, तो टाइम कितना हो जाएगा? कैन आई जस्ट राइट टाइम एज द चेंज इन वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, उसका मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन इन द वाई कंपोनेंट, उसका भी मैग्नीट्यूड. तो टाइम देखो चेंज कितना हो जाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, करेक्ट? सबट्रैक्ट करूंगा मैं, तो यू वाई प्लस ये हो जाएगा प्लस बिकॉज देयर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन डिवाइड बाय g.
which is the acceleration in the y direction. दोनों magnitude लिख रहा हूँ, time तो positive चाहिए. हो गया, time of flight आ गया without need for any quadratic. So this is a very nice method. बस यहाँ पर ये जो third equation है वो use करना है. But now you should be very comfortable with this method because we've used it many times in ground to ground projectile and vertical free fall. अच्छा, तो ये तो time of flight बन गया मेरा. So this is my time of flight. हाँ, और यहाँ पर uy को u sin theta substitute कर दो. Even if you solve this quadratic, you'll get this same relation. अच्छा, और क्या निकाल सकते हैं? We can find the maximum height attained by the projectile. तो maximum height attained by the projectile actually काफी straight forward है, because ये जो है height above the original launching point, वो तो ground to ground projectile वाला ही फॉर्मूला है ना, वो कितना हो जाएगा? u square sin square theta by 2g, और नीचे कितना है? Capital H. So from the ground level, this is the maximum height. From the ground level, ठीक है? तो ये हो गया मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट और ये हो गया मेरा मैक्सिमम हाइट. अच्छा, नेक्स्ट इसके बाद रेंज का कैलकुलेशन करता है. तो पहले ये लिख लो, आराम से देख लो. अच्छा, अब रेंज की बात करते हैं. रेंज हियर इज वंस अगेन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट. सो दिस बिकम्स माय रेंज, इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. तो रेंज जो है सिंपल है, डिस्प्लेसमेंट का x कंपोनेंट है, तो दैट विल सिंपली बी ux इनटू t. टाइम ऑफ फ्लाइट तो हमने निकाल लिया था ऑलरेडी, तो बस ux इनटू t और ux इज u cos थीटा. कोई हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन है ही नहीं ना, तो सिंपल हो गया. व्हाट एल्स कैन वी फाइंड आउट? वी कैन फाइंड आउट द स्पीड विद व्हिच इट स्ट्राइक्स. This is something that we already saw in our lecture on ground to ground projectile. ये हो जाएगा v would be equal to square root of this. ये मैं डायरेक्टली कैसे लिख रहा हूँ? क्योंकि पिछले लेक्चर में ऑलरेडी मैंने बता दिया था ना यार, स्पीड कैलकुलेशन बताया था मैंने. हाइट h ऊपर जाएगा तो स्पीड कम होता है, u स्क्वायर माइनस 2gh उसका स्क्वायर रूट. हाइट h नीचे जाएगा तो स्पीड बढ़ जाता है, u स्क्वायर प्लस 2gh उसका स्क्वायर रूट. So I'm not deriving it again. You can look at it in the previous lecture. Okay, ये range आ गया, ये speed आ गया. अच्छा, one more thing. Can you tell me ये angle alpha कितना होगा? With what angle will the particle strike the ground? ऐसा जब question में phrase आता है, with what angle does the particle strike something or strike the ground? तो that means they're asking the velocity का angle, velocity vector का angle. ठीक है? So because you know the speed already, I also know. Why? Because there is no horizontal component of acceleration. तो horizontal component of velocity तो same ही रहेगा ना. बस हो गया. Vx को तो मैं v cos alpha लिख सकता हूँ और ux को मैं u cos theta लिख सकता हूँ. तो cos alpha आ गया मेरे पास. और v का वैल्यू कितना निकला? u squared plus 2gh. ठीक है. सो प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड. यहाँ से अल्फा का भी वैल्यू निकल जाएगा. तो क्या क्या निकाला हमने? रेंज निकाला, स्पीड निकाला ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड एंड द एंगल एट विच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड. तो सब कुछ बेसिकली पूरा एनालाइज कर लिया. एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे. Now let's do a question on what is called as the horizontal projectile, which is actually nothing but a special case of oblique projectile. Oblique projectile was at an angle, उस एंगल को जीरो कर दिया मैंने, तो मुझे मिल गया horizontal projectile. तो सिंपल ही है, बट एक बार प्रॉपर कैलकुलेशन करके बता दो. फाइंड द रेंज एंड फाइंड द एंगल एट विच इट स्ट्राइक्स. जस्ट फॉलो द सेम प्रोसेस दैट वी डिड इन द ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, बस थीटा को जीरो करना है. तो ट्राई कर लो एंड देन टेक अ लुक एट माय सॉल्यूशन. ठीक है, तो रेंज के लिए आई नीड टाइम ऑफ फ्लाइट. तो टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोग कैसे निकालेंगे? व्हाट आई कैन डू इज आई कैन यूज आई विल यूज द फर्स्ट मेथड, बिकॉज यहाँ पे कोई क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा. सिंपल इक्वेशन है इसलिए. द रीजन इज बिकॉज आई नो डिस्प्लेसमेंट का y कंपोनेंट इज माइनस h. आई एम टेकिंग x as राइट हैंड साइड एंड y एक्सिस as पॉजिटिव अपवर्ड्स. तो वंस अगेन दिस विल बी माय डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड उसका जो y कंपोनेंट है दैट विल बिकम माइनस h.
सो कैन आई राइट माइनस एच इज इक्वल टू, अब इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है तो उसका y कंपोनेंट तो है नहीं, तो u y वाला टर्म जीरो हो गया, तो सिर्फ बचेगा हाफ इंटू ए वाई विच इज माइनस जी इंटू टी स्क्वायर्ड। तो सिंपल टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया मेरे पास √2h/g। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट आया, बट टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं चाहिए मुझे, रेंज चाहिए। तो रेंज वुड बी इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट कितना है, पूरा ही जो स्पीड है वही x कंपोनेंट बन गया ना। इनिशियल वेलोसिटी इज u I cap because there is no y component, तो u टाइम्स द टाइम ऑफ फ्लाइट, ये मेरा रेंज बन गया। ठीक है, और क्या पूछा हुआ है, अल्फा। तो अगर अल्फा पूछा है तो पहले तो ये स्पीड निकाल देता हूँ। स्पीड कितना हो जाएगा, v स्क्वायर्ड इज u स्क्वायर्ड प्लस 2gh, एंड बस हो गया, v cos अल्फा इज इक्वल टू x component of velocity should be equal to x component of initial velocity which is the entire velocity initially। तो cos अल्फा आ गया u by v, u squared plus 2gh का स्क्वायर रूट, सॉरी u डिवाइड बाय ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा cos अल्फा हो जाएगा, u by v लिखा मैंने। ठीक है, तो दोनों चीजें आएंगे अपने पास। क्वेश्चन में देख लेना, मतलब दे माइट गिव यू, दे माइट आस्क यू tan अल्फा, मतलब ऑप्शंस में देख लेना, ऑप्शंस में अगर tan अल्फा है तो cos अल्फा से tan अल्फा तो निकालना तो आता ही है तुमको। और ये रेंज के लिए एक्चुअली वी कुड हैव यूज्ड इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी आल्सो, एन अल्टरनेट मेथड वुड बी टू यूज इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। इफ आई सेट ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, एंड पार्टिकल ऐसे जा रहा है ना, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट विल बी द रेंज जो मुझे चाहिए, एंड y कोऑर्डिनेट विल बी माइनस h, ये लेंथ h है। One thing to keep in mind is the equation of trajectory that we found in the terms of range x tan theta into 1 minus x by r. That r was the range for ground to ground projectile. Do not use that formula in oblique projectile. वो बस ध्यान में रखना। So let's use the original form x tan theta minus gx squared by 2u squared cos squared theta। अब यहाँ पर थीटा कितना है, जीरो है ना, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है ना, तो tan थीटा तो जीरो हो गया, x का वैल्यू कैपिटल R, cos थीटा 1 बन गया, हो गया h s माइनस y s माइनस h इज इक्वल टू माइनस g। तो R देखो आ गया u रूट 2h/g, जो हमने ऐसे भी निकाला था टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल के। सो होप यू अंडरस्टूड बोथ मेथड्स। This height is h and this length is r, so that's how I wrote the xy coordinates and I substituted it in the equation of trajectory। ठीक है, लिख लो। Let's do another question, and this time we are going to throw a ball or a projectile below the horizontal। जो oblique projectile में बोला, जो example मैंने बताया था, that was above the horizontal, but entire logic is the same। This is also called oblique projectile, but we are going to throw it below the horizontal। देखो 20 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया गया एट अ 30 डिग्रीज एंगल बिलो द हॉरिजॉन्टल फ्रॉम हाइट ऑफ 75 meters। फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट बाय द टाइम इट हिट्स द ग्राउंड। दिस स्लैंटेड लाइंस रिप्रेजेंट अ फिक्स्ड सरफेस, द ग्राउंड, एंड रेंज निकालना है। तो बेसिकली कहाँ पे हिट करेगा, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। ट्राई कर लो, शुड नॉट बी टू डिफिकल्ट। फॉलो द सेम प्रोसेस दैट वी डिड फॉर द ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, जो एग्जाम्पल दो थियरी बताया था मैंने ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल का। सो जस्ट ट्राई इट आउट, फिर देख लो। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट पहले कैलकुलेट करते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए I'm going to use the method where we don't have to use quadratic equation। तो पहले तो y component of initial velocity कितना है, 10 है, करेक्ट, 20 sin 30, 10 डाउनवर्ड्स। फाइनली कितना हो जाएगा vy, अगर मैं डाउनवर्ड ही पॉजिटिव y एक्सेस ले लूँ तो फाइनल vy कितना हो जाएगा, uy स्क्वायर्ड 10 स्क्वायर्ड प्लस 2 ay sy, ay पॉजिटिव g, sy इज पॉजिटिव 75, तो 2 इंटू 10 इंटू 75, तो कितना हो जाएगा ये, दिस विल बिकम 750 इंटू 2 1500 प्लस 100 1640 हो जाएगा। हो गया, तो पहले इनिशियली 10 था डाउनवर्ड्स, फाइनली 40 डाउनवर्ड्स है। तो टाइम कैन राइट इट एज द चेंज इन द y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी
40 minus 10 30 divided by acceleration in the y direction 10. तो टाइम ऑफ फ्लाइट मेरा 3 seconds हो गया. You could have also solved the second equation of motion s is equal to ut plus rpt square in the y direction and solve the quadratic and you could have gotten this answer. तो ये मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया. अब रेंज तो बहुत सिंपल है यार. रेंज इज नथिंग बट x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना है 20 cos 30 that will be 10 root 3. So 10 root 3 multiplied by 3 seconds. हो गया, सिंपल है. ठीक है, आई होप यू वर एबल टू गेट दिस. लिख लो. अब एक वेरी नाइस क्वेश्चन करते हैं. इट्स एक्चुअली फ्रॉम पाथफाइंडर बट इट्स नॉट टू डिफिकल्ट. लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. So stones are thrown in all possible directions with speed u. So from this height h above the ground, stones are thrown in all possible directions. Find h if every stone strikes the ground at an angle greater than or equal to 30 degrees. So there is no stone that strikes the ground at an angle lesser than 30 degrees. So strikes the ground का मतलब क्या है कि सपोज कोई एंगल थीटा पे किसी स्टोन को थ्रो किया गया है. ये जो वेलोसिटी का फाइनल वेलोसिटी वेक्टर का जो एंगल है, दिस अल्फा इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 डिग्री. ऐसा कोई स्टोन नहीं है विच स्ट्राइक्स एट एन एंगल लेसर देन 30 डिग्री. तो स्ट्राइकिंग द ग्राउंड का मतलब वो वेलोसिटी वेक्टर का एंगल दिया गया है अपने को. ठीक है, ऑलराइट. तो ट्राई करना है तो कर लो. Basically just find alpha like we had done in a couple of previous problems. यहाँ पे alpha निकाला था. तो alpha का alpha का minimum possible value has to be equal to 30 degree. तो figure out alpha का minimum possible value and उसको 30 degree set कर दो तो फिर एक कुछ inequality आ जाएगा और या फिर h के लिए value आ जाएगा. Try कर लो, then you can take a look at my solution. ठीक है, तो यहां पे देखो u स्पीड u इज अ फिक्स्ड क्वांटिटी बट थीटा इज अ वेरिएबल. कोई भी एंगल पे फेंका जा सकता है बट विद अ स्पीड u. तो पहले तो अल्फा में निकालता हूं. सो v का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा u स्क्वायर्ड प्लस 2gh. ये तो अपना स्टैंडर्ड स्पीड का फॉर्मूला है. नाउ यू शुड बी वेरी फेमिलियर विद दिस. कैन आई राइट u cos थीटा शुड बी इक्वल टू v cos अल्फा. करेक्ट. x कंपोनेंट्स इक्वेट किया ना मैंने. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स इक्वेट किया वेलोसिटीज का बिकॉज देयर इज नो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन. अच्छा, फिर v का वैल्यू क्या आ जाएगा. रादर v का वैल्यू नहीं निकालता हूं. लेट मी कैलकुलेट अल्फा का वैल्यू. सो cos अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा u by v cos थीटा. ठीक है, अब अल्फा का मिनिमम वैल्यू इज 30 डिग्री. So therefore cos अल्फा का मैक्सिमम हो जाएगा वो, बिकॉज एंगल बढ़ने पे cos फंक्शन कम होता है ना. करेक्ट. सो मिनिमम वैल्यू पॉसिबल वैल्यू ऑफ अल्फा इज 30 डिग्री. तो cos अल्फा का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू वुड बी cos 30 which is √3/2. And you should be able to see why is there a limit, why is there a maximum possible value of cos alpha, because of this relation. See, v is greater than u, v is greater than u. और cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू तो 1 है. तो cos अल्फा का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, देयर इज सम लिमिट ऑन cos अल्फा. cos अल्फा का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू इज व्हेन cos थीटा का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू होगा. सो दैट मींस cos अल्फा का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू वुड बी u by v टाइम्स cos थीटा का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू. थीटा वेरिएबल है ना, तो तुम थीटा अलग अलग थीटा पे अलग अलग अल्फा कैलकुलेट करो. किस थीटा पे यू विल गेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos अल्फा. दैट विल बी व्हेन cos थीटा बिकम्स 1. That's the maximum possible value of cos theta. So theta equal to 0 पे. So this is when basically theta equal to 0 degree. अब हो गया. v को बस रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस 2gh डालना है. तो देखो अब यार सॉल्व कर लो. कितना आ जाएगा, स्क्वायर कर रहा हूं तो 3u स्क्वायर प्लस 6gh इज 4u स्क्वायर. h का वैल्यू आ गया u स्क्वायर्ड बाय 6g. ठीक है. सो दैट इज द हाइट from which above which the stones are being thrown above the ground level.
तो इसमें बेसिकली देखो थीटा इक्वल 0 पे जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है दैट विल प्रोड्यूस द मिनिमम अल्फा हियर। ये हम लोग को पता चला है इस एनालिसिस से। उससे ऊपर, उसके ऊपर से थ्रो किया या उसके नीचे से थ्रो किया, वो दोनों चीजों का अल्फा विल बी ग्रेटर देन 30 डिग्री। अल्फा विल बी इक्वल टू 30 डिग्री व्हेन थीटा इज 0 फॉर द हॉरिजॉन्टल केस। ठीक है, तो दिस इज एक्चुअली लेवल 2 पाथफाइंडर, नॉट टू डिफिकल्ट, थोड़ा सा मेथोडिकली करना था। पाथफाइंडर में एक्चुअली वो 30 डिग्री के जगह वेरिएबल थीटा लिया हुआ है, मैंने बस वो एक नंबर दे दिया। नाउ लेट्स लुक एट व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल रेंज इन ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। और ये चीज हमने एक्चुअली ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में किया था। वी सॉ द मैक्सिमम पॉसिबल रेंज अकर्स एट 45 डिग्रीज फॉर अ फिक्स्ड स्पीड। तो स्पीड फिक्स रख रहे हैं बट एंगल वेरी कर रहे हैं, एंड आई वांट टू फाइंड कि मैक्सिमम पॉसिबल रेंज इन ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल कितना होगा। लेट्स टेक अ लुक। सो वेलोसिटी u से, स्पीड u से थ्रो किया गया एट एन एंगल थीटा फ्रॉम अ हाइट एज, and I want to find the maximum range. You'll appreciate the cute method that I'm showing you now once I show you the standard method later on. Standard method इतना लंबा है, that is the standard method जो हर जगह यूज होता है, मतलब हर जगह कराते हैं। But I'm not seen this method that I'm about to show you. होगा, I'm sure किसी और ने भी डिस्कवर किया ही होगा। देख लो, तो मुझे रेंज निकालना है, ठीक है। अब रेंज है क्या वैसे? रेंज इज horizontal component velocity u cos theta into time of flight, वो मेरा रेंज हो गया। सो ये इस क्वांटिटी को निकालना है, तो आई विल से कंसिडर क्रॉस प्रोडक्ट थोड़ा यूज कर रहा हूं मैं। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद क्रॉस प्रोडक्ट एंड वेक्टर्स तो एक बार वो पढ़ लो यार, वेक्टर्स में तो पढ़ा ही होगा तुमने। और अगर ये नहीं फेमिलियर हो तो यू कैन ऑलवेज लुक एट माई अदर क्यूट मेथड ऑन माई वेबसाइट, ऑन माई गेम चेंजर कोर्स। Okay, consider the magnitude of u cross v. So, can I write v vector as u vector plus a vector into t? A vector क्या है? A vector is equal to g vector, है ना? Acceleration तो g vector है, तो v vector becomes u plus gt। अच्छा, अब मैं क्रॉस प्रोडक्ट लेता हूं, तो u क्रॉस v कितना आ जाएगा? देखो, u क्रॉस v वुड बी u क्रॉस u प्लस gt। वैसे मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं। अब u क्रॉस u कितना? 0 बचा, u क्रॉस g। और t तो स्केलर, तो मैं मैग्नीट्यूड के बाहर रह रहा हूं। अब u क्रॉस g बहुत सिंपल है, बिकॉज u वेक्टर ऐसे है और g वेक्टर ऐसे है और दोनों के बीच का एंगल 90 प्लस थीटा, करेक्ट? तो ये कितना बन गया इसका मैग्नीट्यूड? u इंटू जी इंटू साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, और साइन ऑफ 90 प्लस थीटा इज नथिंग बट कॉस थीटा। सो u इंटू कॉस थीटा इंटू टी, टी मतलब मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट, इंटू जी। और व्हाट इज u कॉस थीटा इंटू टी? रेंज। So this quantity, इसका magnitude u cross v का magnitude is equal to g into r. So therefore the range is nothing but, ये मेरा रेंज हो गया। और अगर मैक्सिमम रेंज मुझे निकालना है तो इसका मैक्सिमम निकालना है। सिर्फ एंगल वेरी कर रहा हूं मैं, मैक्सिमम कब होगा? जब u एंड v परपेंडिकुलर होंगे, तब भी तो क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा। व्हाट इज a क्रॉस b? a b sin थीटा। व्हेन इज इट एट इट्स मैक्सिमम? व्हेन sin थीटा बिकम्स 1। सो मतलब दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो a क्रॉस b का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड इज ab और u क्रॉस v का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड इज ub, एंड दिस अकर्स व्हेन u इज परपेंडिकुलर टू v। ठीक है,
सो दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल रेंज एंड ये बहुत ही यूजफुल है बिकॉज v तो मुझे पता है ना, v तो मुझे पता है, u स्क्वायर प्लस 2gh हो गया। ये याद रख लो बस, मैक्सिमम रेंज इज uv by g where when u is perpendicular to v, when you throw u such that the landing vector, the velocity vector when the particle lands is perpendicular to the initial vector। हो गया, this velocity v is equal to root of u square plus 2gh, ये तो पता ही है अपने को। So you'll actually be able to appreciate this once I show you the long standard method, but for exam purposes let's just remember this। लिख लो। अच्छा, तो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में एंगल नहीं निकाला हम लोगों ने कि किस एंगल पे थ्रो करना पड़ेगा। मैक्सिमम रेंज का वैल्यू तो निकाल दिया uv by g, बट किस एंगल पे थ्रो करना पड़ेगा वो भी निकालते हैं। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में वी सॉ दैट द एंगल शुड बी 45 डिग्रीज, बट हियर दैट इज नॉट द केस। If this is theta, we saw that the final velocity vector has to be perpendicular to initial velocity vector. That is the situation where the range becomes maximum. So if the initial velocity vector is theta above the horizontal, v should be 90 minus theta below the horizontal. Correct? तो जाके दोनों के बीच में 90 डिग्री होगा। u वेक्टर इज थीटा अबव द हॉरिजॉन्टल, v वेक्टर इज 90 माइनस थीटा बिलो द हॉरिजॉन्टल, तो u और v के बीच में 90 डिग्री बन गया। अब बहुत ही सिंपल है, थीटा निकल जाएगा कैसे? लेट्स इक्वेट द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटीज एज वी ऑलवेज डू। सो u cos थीटा शुड बी इक्वल टू v cos ऑफ 90 माइनस थीटा। तो देखो मेरे पास क्या बन गया, tan थीटा शुड बी इक्वल टू u बाई v। ये sin थीटा बन गया, tan थीटा u बाई v हो गया। तुमको v तो पता ही है। So the angle at which you should throw the particle for maximum range is u by v. Tan theta is u by v. And ये जो मैंने derive किया है that works for ground to ground also. Ground to ground is a special case of oblique projectile when you set height to 0. जो मैंने derive किया था, range क्या derive किया था? ये derive किया था ना मैंने oblique projectile के लिए। तो दिस वर्क्स फॉर ग्राउंड टू ग्राउंड ऑल्सो, बिकॉज ग्राउंड टू ग्राउंड में इनिशियल वेलोसिटी का एंगल थीटा है, फाइनल वेलोसिटी का भी एंगल थीटा है और मैग्नीट्यूड सेम है। करेक्ट? बिकॉज दे आर लाइनिंग ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। सो बाय सिमेट्री ये थीटा थीटा दोनों हो गया, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है? 2 थीटा। तो रेंज देखो कितना होगा, a क्रॉस b से ab साइन थीटा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो u स्क्वायर्ड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम व्हिच इज 2 थीटा। यही तो हो गया मेरा ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। वो तो आना ही था बिकॉज ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल इज नथिंग बट अ स्पेशल केस ऑफ ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। बट जस्ट टू गिव यू अ फेमिलियर एक्सप्रेशन, तो थोड़ा तुमको अच्छा लगेगा इस एक्सप्रेशन के बारे में। तो ये एक्सप्रेशन एक्चुअली ज़्यादा यूज है नहीं मैथमेटिकली। व्हाट इज मोर यूजफुल इज द मैक्सिमम रेंज, दैट इज वेरी यूजफुल इन क्वेश्चंस। विल डू फ्यू क्वेश्चंस जिसमें वो एप्लीकेशन होगा। तो ये जो u क्रॉस v का मैग्नीट्यूड बाई g है वो वैसे कभी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट द मैक्सिमम रेंज u v बाई g जो है वो बहुत जगह यूज होगा। ठीक है? एंड यू शुड ऑल्सो बी एबल टू सी, अगर हाइट 0 होगा ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में तो v और u सेम हो जाएंगे, तो tan थीटा 1 थीटा 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, लिख लो। अच्छा, इस मैक्सिमम रेंज का स्टैंडर्ड डेरिवेशन भी बता देता हूँ। आई नो यू विल बी थिंकिंग कि यार स्टैंडर्ड डेरिवेशन का क्या ज़रूरत है जब इतना बढ़िया मेथड बता दिया है, देन व्हाई डू आई नीड टू नो द स्टैंडर्ड डेरिवेशन? नो, आई वांट यू टू नो सो यू कैन अप्रिशिएट द क्यूट मेथड। एंड ऑल्सो इट्स ऑलवेज गुड टू नो मोर मेथड्स, यू नेवर नो विच मेथड इज एप्लीकेबल इन सम अदर प्रॉब्लम। it's always good to know more methods because वो तुम्हारा thought process जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग का वो भी ओपन अप हो जाएगा। यू विल गेट दैट एक्सपोजर, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपोजर एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, तो एक्चुअली स्टैंडर्ड डेरिवेशन भी दो तरीके के होते हैं, दोनों मैं बताता हूँ। सो इन बोथ वी आर गोइंग टू यूज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। सो ओरिजिन इज एट द लॉन्चिंग पॉइंट और ये हाइट h नीचे है, ये मेरा रेंज हो गया r बोलता हूँ। तो इसका इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा? x कोऑर्डिनेट r है और y कोऑर्डिनेट माइनस h हो जाएगा ना, बिकॉज दिस इज द ओरिजिन
दिस h below the origin. Let me put it in the equation of trajectory. क्या था? Y is equal to x tan theta minus gx square by 2u square cos square theta. So minus h is equal to x tan theta, x मतलब r, minus gx squared मतलब r squared divided by 2u squared cos squared theta. ठीक है. अब यहाँ पे theta is the variable. U is a constant, theta is the variable. So what we'll have to do is method 1 is to differentiate this equation. मैक्सिमा निकालना है ना, एंड सेट जहां जहां भी डी आर बाई डी थीटा आया उसको क्या सेट कर दो, 0. तो यू विल गेट अ रिलेशन बिटवीन आर एंड थीटा. टैन थीटा के टर्म्स में रिलेशन आएगा क्योंकि यहाँ पे ये कॉस स्क्वायर ऊपर जाके सेक स्क्वायर बनेगा, उसका डेरिवेटिव में सेक थीटा टैन थीटा वगैरह आएगा और सेक कैंसिल हो जाएगा बिकॉज टैन के डेरिवेटिव में भी सेक स्क्वायर आएगा, तो वो देख लेना. तो एक रिलेशन आएगा आर और थीटा के बीच में एंड देन यू हैव टू सब्स्टिट्यूट इट बैक हियर इन ऑर्डर टू गेट रेंज एंड थीटा. सो बेसिकली इट्स लाइक टू इक्वेशंस, वन इज द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी एंड द अदर इज द रिलेशन बिटवीन आर एंड थीटा एंड यू हैव टू अननोन्स आर एंड थीटा. तो वो दो इक्वेशन, दो अननोन्स सॉल्व करना पड़ेगा. सो मैं नहीं कर रहा हूँ, इट्स जस्ट मैथमेटिक्स, यू कैन ट्राई इट आउट इफ यू वांट. दूसरा जो मेथड है which is I think a slightly better method than this differentiation, is you express this equation of trajectory as a quadratic in tan theta. वो कैसे? Because cos square को मैं ऊपर sec square लिख सकता हूँ, sec square को 1 plus tan square लिख सकता हूँ. So I can write minus h is r tan theta minus gr squared by 2u square, ऊपर sec square उसको 1 plus tan square लिख रहा हूँ. ठीक है. So you can see tan theta में quadratic बन रहा है ना, देखो कैसा बनेगा, gr squared by 2u squared tan squared theta minus r tan theta plus gr squared by 2u squared minus h should be 0. देखो सही लिख रहा हूँ. हाँ. Now if the particle has to reach this point, then that means there should be a real solution for this angle theta. That means the discriminant for this should be greater than or equal to 0. So we are using the property of quadratic equations. So discriminant should be greater than or equal to 0. D is the discriminant. ठीक है. तो क्या आ जाएगा, b squared minus 4ac should be greater than or equal to 0. देखो सही लिख रहा हूँ, b square minus 4ac. ठीक है. तो ये सॉल्व करो r के लिए एंड एक r में एक इनइक्वालिटी मिलेगा. यू विल गेट r लेस देन इक्वल टू समथिंग एंड दैट समथिंग विल बी योर मैक्सिमम रेंज. ठीक है. तो अगेन आई एम नॉट सॉल्विंग इट फुल्ली, आई हैव जस्ट आउटलाइंड बोथ द स्टैंडर्ड मेथड्स दैट इज यूजुअली टॉट टू मैक्सिमाइज द रेंज इन ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल. यू शुड अंडरस्टैंड ऑल मेथड्स एंड आई हैव शोन यू टू क्यूट मेथड्स. एक तो यहाँ इस लेक्चर में बताया और एक मेरे गेम चेंजर लेक्चर में पढ़ा हुआ है, फ्री लेक्चर है, यू कैन वॉच इट. ठीक है. तो एनीवे ऑफ कोर्स द स्टैंडर्ड डेरिवेशंस आर लॉन्ग, बट आई सजेस्ट एटलीस्ट ये वाला सेकंड मेथड करके एक बार देख लो. ये जो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्या, ये अच्छा, मतलब इट्स अ नाइस वे ऑफ विजुअलाइजिंग कि हाँ वी नीड रियल रूट्स फॉर द एंगल such that the projectile is actually physically able to reach there. So physically some phenomena happening in real, mathematically it means the discriminant should be greater than or equal to 0. It's a nice relation between the real world and the mathematical world. ठीक है, लिख लो पूरा या स्क्रीनशॉट ले लो जैसे भी. देख लो. सो आई हैव अ स्प्रिंकलर. ये स्प्रिंकलर है. स्प्रिंकलर मतलब जो गार्डन वगैरह में लगाते हैं जहाँ से पानी वानी निकलता है सब जगह. सो स्प्रिंकलर इज स्प्रेइंग वाटर इन ऑल डायरेक्शंस. ठीक है, हर डायरेक्शन में स्प्रे कर रहा है एंड विद अ फिक्स स्पीड u. तो स्पीड हर डायरेक्शन में u ही है. फाइंड द एरिया कवर्ड बाय वाटर ऑन द ग्राउंड. हाइट h पर है स्प्रिंकलर. अब तो एक्चुअली बहुत ईजी क्वेश्चन हो गया, ट्राई कर लो. बस एरिया मतलब सर्कुलर बनेगा ना इन ऑल डायरेक्शंस. सोचो इसका एरिया का रेडियस क्या होगा, सोचो. नाउ इट शुड नॉट बी टू डिफिकल्ट, ट्राई कर लो.
ठीक है, देखो पूरे सर्कुलर रीजन कवर हो जाएगा, तो मैक्सिमम रेंज जो है वही मेरा रेडियस बन जाएगा, है कि नहीं? तो मैक्सिमम रेंज कितना था, यू वी बाई जी, जो हमने निकाला। व्हाट इज यू, तो दिया हुआ है। व्हाट इज वी, यू स्क्वायर प्लस 2GH डिवाइड बाई जी। बस हो गया, एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। हो गया, बस इसको स्क्वायर करना है। सो पाई यू स्क्वायर बाई जी स्क्वायर टाइम्स यू स्क्वायर प्लस दिस योर एरिया कवर्ड। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, यू विल नॉट बिलीव इट, दिस इज लेवल 3 पाथफाइंडर, जो बोलते हैं ओलंपियाड लेवल है। बट वंस यू नो द क्यूट फॉर्मूला, क्यूट मेथड, ये सब ऐसे ऐसे हो जाएगा। ठीक है, लिख लो। Now let's do another question. Now we'll see how to apply this formula UV by G in the reverse sense. मतलब क्या कि now suppose you want to throw a ball, let's say 20 meter per second से, in any direction from the ground, and you want to make it go through the hoop. And let's say hoop का जो height है let's say 10 meters है, कोई भी एंगल में फेंक सकता हूं। तो पूछा गया हाउ फार कैन आई स्टैंड। The question is basically you want to you're on the ground, you want to throw a ball at 20 meter per second, but in any possible direction, how far can you be from the hoop and still make it go through the hoop? That is the question. तो ये जो है I can treat it as an oblique projectile but in reverse. मतलब क्या, जो हम लोग ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल था वो इस रेंज को मैक्सिमाइज किया था हमने, ये फिक्स्ड स्पीड पे फेंका था। अगर u फिक्स कर दिया तो v भी फिक्स हो गया, वाई, बिकॉज हाइट फिक्स्ड है ना, बिकॉज v इज रिलेटेड टू u थ्रू हाइट, थर्ड इक्वेशन से। वैसे ही यहां पर अब ये u हो गया और ये v हो गया, कुछ नहीं है, बस रिवर्स है। ये मैग्नीट्यूड तो थोड़ी ना चेंज होने वाला है, सो यू कैन स्टिल यूज द मैक्सिमम रेंज वाला फॉर्मूला हियर, it'll simply be u v by g। तो u कितना दिया है 20 मीटर पर सेकेंड, v कितना होगा बताओ, v would be रूट ऑफ u स्क्वायर्ड माइनस 2gh, बिकॉज अभी ऊपर जा रहे हैं अपन, माइनस 2 इंटू 10 इंटू 10, 2g इज 10 इंटू h इज 10 डिवाइडेड बाय g। तो देखो कितना हो जाएगा, 400 माइनस 200, तो 10 रूट 2 आ जाएगा और ये 2 बन जाएगा, सो 20 रूट 2 मीटर्स हो जाएगा। That's it, that's your answer. So you can stand at a maximum distance of 20 root 2 and still make the ball go through the hoop. ठीक है, इसका जो this is actually a standard problem. Usually question का wording होता है you want to throw a stone to hit the bird. वो थोड़ा सा violent लगा मुझे, इसलिए मैंने ball और hoop का केस ले लिया। तो you might find this question if you just I think Google it on the internet, तो भी मिल जाएगा various sites पे। Man wants to throw a stone to hit the bird, speed 20 meter per second, and the bird is sitting at a height of 10 meters. Find the maximum distance that a man can stand and still hit the bird. That is the question that you may find on the internet, and if you find the solution, it will be the long solution using one of the two methods that I showed you for maximizing the range. But with this cute method, it's a very easy problem. These are all considered tough problems in kinematics. ध्यान रखो, शायद तुमको tough नहीं लग रहा because बहुत easy तरीका बता दिया है, but these are all considered generally to be on the tougher side. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस रिवर्स ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल वाला प्रॉब्लम एज वेल। लिख लो। नाउ लेट्स कम टू समथिंग कॉल्ड इंक्लाइन प्लेन प्रोजेक्टाइल। तो अभी तक हम लोग जो फेंक रहे थे, वी वर थ्रोइंग इट ऑन द ग्राउंड, नाउ वी गोना थ्रो इट ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। So I have a particle that is thrown at some angle. ये थीटा, ये अल्फा बोल देता हूँ, चलो। Angle of inclination is alpha of this inclined plane, and कुछ speed u और angle theta, theta देखो measure कर रहा हूँ मैं with the inclined plane, and it will land somewhere on the inclined plane. तो मुझे निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज वगैरह ये सब निकालना है। तो अब
टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कितने टाइम बाद इट विल लैंड ऑन द इंक्लाइन प्लेन, कितना दूर इट विल लैंड, द लेंथ इज मेजर्ड अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, दैट विल बी द रेंज एंड सो ऑन। ये सब चीजों के बारे में बात करना है। तो फर्स्ट लेट मी चूज माय कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो अब तक हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस कैसे चूज करते थे, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्स वाई एक्सिस चूज करते थे। हियर इट विल बी मोर यूजफुल नॉट टू सिलेक्ट हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बट टू सिलेक्ट द एक्सिस along the incline and perpendicular to the incline. So I'm going to select my x axis this way. Origin is at the point of launching and my y axis this way. ये useful होगा. The reason is when it lands on the inclined plane, ये मेरा inclined plane है, ये मेरा displacement हो जाएगा. तो displacement completely along x axis हो गया ना, because I've chosen that as my x axis. तो इमीडिएटली आई कैन से कि डिस्प्लेसमेंट अगर पूरे एक्स एक्सिस का लॉन्ग है तो उसका वाई कंपोनेंट कितना है, 0। और अगर वाई कंपोनेंट 0 है तो आई कैन इजीली गेट द टाइम ऑफ फ्लाइट यूजिंग द सेकंड इक्वेशन। दैट इज द एडवांटेज ऑफ सिलेक्टिंग दिस कोऑर्डिनेट एक्सिस एज अपोज्ड टू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। ठीक है। हाँ, सो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर पहले लिखते हैं, वो कितना हो जाएगा, इट्स मेकिंग एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस, तो कैन आई राइट इट एज u cos थीटा i cap प्लस u sin theta j cap, simple. Acceleration, now acceleration is downwards, g downwards. ये एंगल अल्फा है, ये मेरा acceleration g downwards, g is the magnitude. ये 90, this will become 90 minus alpha and therefore this will become alpha क्योंकि ये vertical और horizontal are perpendicular to each other. Okay, so what is the angle that g is making with the x axis? ये एंगल कितना है, 90 माइनस अल्फा। अब कंपोनेंट्स तो याद है ना कैसे लेते हैं, कोई भी वेक्टर है ए वेक्टर, उसका किसी एक्सिस के अलोंग अगर अपने को कंपोनेंट लेना है, सपोज ये फाई है तो कंपोनेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा, ए कॉस फाई। जस्ट कॉस ही यूज करो सब जगह, जस्ट गेट द एंगल बिटवीन द वेक्टर एंड द एक्सिस, कॉस करो तो कंपोनेंट मिल जाएगा। सो g का एंगल कितना है, 90 माइनस अल्फा विद द एक्स एक्सिस एंड इट इज अलोंग द नेगेटिव एक्स एक्सिस, सो आई कैन राइट g cos of 90 minus alpha मतलब g sin alpha along the negative x-axis. So can I write acceleration vector would be minus g sin alpha I cap. Why minus? Because it's along the minus I cap direction, x component, and y component g cos alpha. Angle कितना है y axis alpha. Again in the negative y direction. So ये हो जाएगा minus g cos alpha j cap. तो मेरे पास पूरा initial velocity vector and final and acceleration vector का x y components आ गया। अच्छा, तो दूसरा मार्कर यूज करता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग आई वांट टू फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए कैन आई सेट द डिस्प्लेसमेंट का y कंपोनेंट टू बी 0 क्योंकि पूरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज अलोंग द x एक्सिस। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट का y कंपोनेंट इज 0 एंड देयरफॉर कैन आई राइट सेकंड इक्वेशन uyt प्लस हाफ ayt स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 0 एंड सब कुछ पता है अपने को, uy इज u sin थीटा, ay इज ये कहाँ गया माइनस g cos अल्फा हो गया। तो एक तो t 0 हो गया, वो कैंसिल कर देंगे, दैट इज द इनिशियल मोमेंट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट देखो क्या आ जाएगा, 2uy by ay is g cos अल्फा, ये आ जाएगा ना माइनस g cos अल्फा, ये रख के, और uy को मैं रख सकता हूँ 2u sin थीटा by g cos अल्फा। दिस शुड सीम अ लिटिल फेमिलियर टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। यहाँ पे हम लोग एक इंक्लाइन प्लेन के ऊपर फेंक रहे हैं, इट इज लैंडिंग ऑन दैट इंक्लाइन प्लेन। इसका परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन कितना है, g cos अल्फा। इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना है एक्सेलरेशन को, g cos अल्फा। टाइम ऑफ फ्लाइट इन ग्राउंड टू ग्राउंड कितना था, 2u sin थीटा बाय g। अब g की जगह g cos अल्फा आ गया बिकॉज जो प्रोजेक्टाइल ग्राउंड टू ग्राउंड में था उसके परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन कितना था, मतलब g था। अब वो ऐसे हो गया, द प्रोजेक्टाइल इज दिस वे एंड उसके परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन कितना है, g cos अल्फा। तो बस g की जगह g cos अल्फा आ गया। ठीक है, ऐसे याद रखो इसको। सिमिलरली हाइट जो निकाला था u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g इन ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, दैट वाज फ्रॉम द x एक्सिस। यहाँ पे द डिस्टेंस, दिस इज द मैक्सिमम डिस्टेंस d बोल रहा हूँ फ्रॉम द इंक्लाइन प्लेन। सो इस पॉइंट पे वेलोसिटी विल बी पैरेलल टू द x एक्सिस, तो y कंपोनेंट कितना हो जाएगा, 0। सेम लॉजिक जो हम लोगों ने ग्राउंड टू ग्राउंड में भी लगाया था, vy को 0 करके वी हैड फाउंड आउट द मैक्सिमम हाइट यूजिंग द थर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो वो तुम खुद कर लो, vy स्क्वायर इज uy स्क्वायर प्लस 2ay sy विल बिकम दिस d, करेक्ट, क्योंकि ये मेरा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा और उसका y कंपोनेंट तो ये d हो गया।
So I will get d is u square sine square theta by 2g की जगह g cos alpha. You can just derive it on your own using the third equation ना. by को जीरो करो, uy स्क्वायर पता है, ay पता है और sy तो d है. ओके तो ये याद रखने का तरीका वैसे ही ग्राउंड टू ग्राउंड में बस g को g cos alpha कर देना. Now as far as range is concerned, can we do the same logic that we did here from ground to ground to inclined plane? No, we cannot, because एक big difference between inclined and ground to ground projectile is कि x axis के along ground to ground में कोई acceleration नहीं था. यहाँ पर है, यहाँ पर g sin alpha का acceleration है. So we cannot just replace g by g sin alpha in the formula for range. So range के लिए we'll just look at the I'll have to clear the board. ये पहले देख लो, लिख लो या तो screenshot ले लो, whatever you wish, and then we'll go ahead and we'll calculate the range of the projectile along the incline. Now let's talk about range. ये u है, यहाँ पे लैंड कर रहा है, तो ये let me call this O and let me call this P. ठीक है, तो मुझे OP निकालना, that is my range along the incline. This angle is theta and this is alpha. Now one way to do this is use the second equation of motion, s equal to ut plus half t square along the x-axis. पर वो थोड़ा सा it's not a very good method because उसमें t का square वगैरह डालना पड़ेगा, it becomes a little messy. Let me show you the better method. Can I write my range OP as OM by cos alpha? है कि नहीं, ये ट्रायंगल में देखो cos alpha is OM by OP, OP is the hypotenuse. तो बस OM निकल गया तो हो जाएगा मेरा काम. And OM is very easy to find because OM is the horizontal displacement. Horizontal and x-axis are two different things here. Horizontal मतलब perpendicular to gravity, gravity मतलब vertical. उसके perpendicular मतलब ये horizontal. This is horizontal. x-axis ऐसा है, horizontal ऐसा है, दो अलग चीज़ है, ठीक है. तो OM कितना हो जाएगा? OM is horizontal displacement. That is very easy to find out because it is simply velocity का horizontal component into time of flight. There is no horizontal acceleration. So can I write what is the angle that the initial velocity is making with the horizontal? Theta plus alpha. So the component of initial velocity along the horizontal will be u cos theta plus alpha into time of flight divided by cos alpha. Time of flight तो पता ही है अपने को. So final मेरा range आ जाएगा u cos alpha plus theta, time of flight कितना है 2u sin theta by g cos alpha and एक और divide by cos alpha. तो ये याद रखने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी है डिराइव करने को. ऑफ कोर्स यू विल मल्टीप्लाई cos alpha cos square बन जाएगा, इसको जस्ट 2u squared बन जाएगा इधर. एनीवे याद रखने की कुछ जरूरत है नहीं बिकॉज यू शुड बी एबल टू डिराइव इट वेरी इजीली फ्रॉम दिस. जेई आते आते वैसे भी ये याद रखना पूरा फाइनल एक्सप्रेशन याद रखना थोड़ा मुश्किल है. Better to just quickly derive it in one equation. रेंज का थोड़ा बात करते हैं कि किस एंगल पे वी शुड प्रोजेक्ट इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द रेंज. जैसे ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में वी नो कि वी कैन प्रोजेक्ट इट एट 45 डिग्रीज, तो वो मैक्सिमम हो जाएगा. यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन की बात करते हैं, तो इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा एनालाइज करता हूँ. माई रेंज बिकम्स 2u स्क्वायर्ड cos of alpha plus theta sin theta divided by g cos squared alpha. ठीक है, अब यहां पे वी आर फिक्सिंग द इनिशियल स्पीड एंड इंक्लाइनेशन का एंगल भी फिक्स्ड है, मतलब अल्फा इज फिक्स्ड एंड u इज आल्सो फिक्स्ड. द ओनली वेरिएबल इज थीटा हियर. आई कैन थ्रो द बॉल इन एनी डायरेक्शन आई वांट, तो थीटा वेरिएबल है बट विद द फिक्स्ड स्पीड u. तो किस थीटा पे आई शुड थ्रो इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द रेंज, दैट इज द क्वेश्चन. सो इसको एक तो कैलकुलस से भी कर सकते हैं dr by d थीटा जीरो करके, बट द बेटर वे इज टू जस्ट यूज अ लिटिल बिट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. सो आई कैन राइट थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री यूज करके, कैन आई राइट u स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा प्लस अल्फा माइनस साइन अल्फा. देखो देखो सही लिख रहा हूँ क्या, साइन माइनस साइन बी का फॉर्मूला सही लिख रहा हूँ ना. ठीक है, अब इसमें द रीजन आई डिड दिस इज बिकॉज देन थीटा अपीयर्स ओनली इन वन टर्म और उसी टर्म को मैक्सिमाइज कर देंगे अपन. सो फॉर मैक्सिमम रेंज आई कैन सेट दिस टर्म एज 1. बाकी सब तो कांस्टेंट्स है ना, अल्फा कांस्टेंट है, यू कांस्टेंट है, जी अल्फा सब कांस्टेंट्स है, तो बस इस टर्म को 1 सेट करना है. सो माय मैक्सिमम रेंज विल बी
इसको 1 सेट कर दिया तो दैट बी यू स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन अल्फा डिवाइडेड बाय जी कॉस स्क्वायर अल्फा। तो ये आ जाएगा यू स्क्वायर डिवाइड बाय जी टाइम्स 1 प्लस साइन अल्फा। ठीक है, ये मेरा मैक्सिमम रेंज बन गया। आई जस्ट सेट कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर और थोड़ा कैंसिल कर दिया। देखो दिस इज माय मैक्सिमम रेंज। एंड व्हाट एंगल विल इट अकर व्हेन 2 थीटा प्लस अल्फा बिकम्स 90 डिग्री? तभी तो साइन का वैल्यू 1 हो जाएगा ना। तो दिस अकर्स, यहाँ पे लिख लेता हूँ, दिस अकर्स व्हेन 2 थीटा प्लस अल्फा बिकम्स 90 डिग्री। तो थीटा बिकम्स 45 माइनस अल्फा बाय 2। देखो सही लिख रहा हूँ? यस। एंड यू कैन इवन जस्ट चेक कि ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में इफ आई वांट टू, इट्स लाइक अ स्पेशल केस ऑफ इंक्लाइन प्लेन प्रोजेक्टाइल। अगर मैं अल्फा को 0 सेट कर दूं तो मेरा ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल आ जाएगा। देखो अल्फा को 0 सेट करो, मैक्सिमम रेंज अकर सेट 45 डिग्रीज व्हिच वी ऑलरेडी नो। ठीक है, यहाँ पर भी इफ यू सेट अल्फा टू बी 0 यू विल रिकवर बैक योर रेंज फॉर द ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल एज एक्सपेक्टेड। अच्छा, नाउ दैट वी हैव दिस एंगल, इसको थोड़ा सा विजुअलाइज भी कर लेते फिजिकली व्हाट दिस मीन्स। सो इफ यू सी 2 थीटा is 90 minus alpha, है कि नहीं? So if 2 theta is 90 minus alpha, तो let me just draw it here. ये मेरा अल्फा है, तो ये मेरा वर्टिकल हो गया। ठीक है, दिस इज माय वर्टिकल, ये अल्फा है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस अल्फा, उसी का तो हाफ है ना। तो इसका मतलब for maximum range the initial velocity must bisect the angle between the vertical and the incline. I hope समझ में आया सबको। ये अल्फा है तो ये जो पूरा एंगल है that is 90 minus alpha, उसी का तो हाफ वैल्यू है ये थीटा at which we should project. So the initial velocity vector is bisecting the angle between the vertical and the incline. ठीक है, that's just a visual visualization of at what angle we should throw the initial velocity at. ठीक है, लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। So अभी तक जो हम लोगों ने किया that was throwing a particle up the incline. Now let's look at if I throw a particle down the incline, what will be the time of flight, range? We won't actually have to do all the calculations again because there's a very clever way to do it. देखते हैं। So अगर मैं down the incline देखूं, तो डाउन द इंक्लाइन अगर मैं देखूं, ये एंगल अल्फा है, ये इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है, और ये एंगल थीटा विद द इंक्लाइन इनिशियल वेलोसिटी का, जैसे हम लोगों ने पहले भी लिया था। तो अब मेरा y एक्सिस तो परपेंडिकुलर इंक्लाइन लेता हूं, बट x एक्सिस अभी डाउन द इंक्लाइन लेता हूं फॉर कन्वीनियंस, एंड द ओरिजिन इज एट द पॉइंट ऑफ लॉन्चिंग। सो इफ आई वर टू राइट इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, तो वो तो फिर से u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप हो जाएगा, करेक्ट? Velocity is making angle theta with the positive x axis. But what about acceleration vector? ये मेरा y axis, ये x axis, ये horizontal, ये vertical, and angle of the incline with the horizontal is alpha. तो ये 90 minus alpha, तो ये alpha, ठीक है। तो what is the component of acceleration along x axis? g cos of 90 minus alpha. Now it's along the positive i cap. Up the incline जब था that was along the negative i cap because x axis ऊपर था, अब x axis नीचे है, so a vector can I write it as positive g sin alpha आएगा, cos of 90 minus alpha, तो sin alpha i cap, and y component वैसे ही रहेगा cos alpha in the negative y direction, ठीक है। Okay, if I were to compare with this situation with up the incline, up the incline में velocity क्या था? u cos theta i cap plus u sin theta j cap, and acceleration vector was minus
जी साइन अल्फा आई कैप माइनस जी कॉस अल्फा जे कैप, ये था। अगर मैं मैथमेटिकली कंपेयर करूं, कैन यू सी what if I want to go from up the incline to down the incline, mathematically all I have to do is replace alpha by minus alpha. सोचो, थीटा को कुछ नहीं करना है, थीटा को कुछ किया तो यू वेक्टर चेंज हो जाएगा, बट यू वेक्टर सेम ही है, जो अप द इंक्लाइन में था वही डाउन द इंक्लाइन में। बट इफ आई रिप्लेस अल्फा बाय माइनस अल्फा, तो ये जो माइनस जी साइन अल्फा वो पॉजिटिव जी साइन अल्फा हो जाएगा, और कॉस अल्फा का तो फर्क पड़ेगा नहीं। That's it. Mathematically, the difference between up the incline and down the incline, just replace alpha by minus alpha. That is it. तो फटाफट लिख लेते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था मेरा? 2u sin थीटा बाई जी कॉस अल्फा था अप द इंक्लाइन में, बट कॉस अल्फा को तो फर्क नहीं पड़ेगा, नेगेटिव अल्फा को माइनस अल्फा किया तो वो कॉस अल्फा ही रहेगा। आई एम राइटिंग ऑल ऑफ दिस नाउ फॉर डाउन द इंक्लाइन बाय कंपेयरिंग विद अप द इंक्लाइन। मैक्सिमम डिस्टेंस कितना था? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, जो कॉस अल्फा था तो फिर से कॉस अल्फा ही रहेगा ना। सो अप द इंक्लाइन एंड डाउन द इंक्लाइन में दोनों टाइम ऑफ फ्लाइट एंड डी सेम है। अच्छा, अब रेंज कितना निकला था? यहां पे अगर तुमको रेंज निकालना है तो ऑल यू हैव टू डू इज टेक द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी and multiply it by the time of flight to get the horizontal displacement. तो वो भी काफी straight forward है, because can you see that the angle of inclination, this is alpha. So what is the angle that the velocity vector initially is making with the horizontal? ये angle, can you see that will be theta minus alpha. पिछले केस में theta plus alpha था, यहाँ पे theta minus alpha. Basically it's the same thing as replacing alpha by minus alpha. So u cos of theta minus alpha is the horizontal component of velocity into time of flight divided by horizontal displacement को cos alpha से divide करूंगा तो जाके मुझे hypotenuse मतलब ये incline के along displacement आएगा ना, divided by cos alpha. That's it. तो time of flight तो substitute कर सकते हो जो हम लोगों ने निकाला, and you can simplify if you want. Maximum range, जो पिछले केस में मेरे पास क्या निकला था, यू स्क्वायर बाई जी इंटू 1 प्लस साइन अल्फा निकला था। यहां पर अल्फा को माइनस अल्फा से रिप्लेस किया तो क्या निकलेगा? माइनस साइन अल्फा। इसको एक चीज थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हो कि यू एक्सपेक्ट कि डाउन द इंक्लाइन रेंज विल बी मोर देन अप द इंक्लाइन, है कि नहीं? तो अप द इंक्लाइन में डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन अल्फा आ रहा था, यहाँ पे 1 माइनस साइन अल्फा आएगा। एंड इट अकर्स एट, क्या मिला था अप द इंक्लाइन में, कितने एंगल पे मिला था? थीटा वाज 45 माइनस अल्फा बाय 2, है कि नहीं? ये हम लोगों ने देखा था, इट बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन इंक्लाइन एंड वर्टिकल। यहां पर माइनस अल्फा की जगह प्लस अल्फा आ जाएगा, सो इट विल बी थीटा इज इक्वल टू 45 प्लस अल्फा बाय 2. This is the angle at which you can maximize the range. And once again, if you just look at this, ये खुद ही अभी देख लेना कि again the initial velocity vector has to bisect the angle between the vertical and the incline. This time the vertical is this way and the incline is this way. The initial velocity vector has to bisect the angle between the vertical and the incline. वो आप खुद से देख लो, simple geometry है, जैसे हम लोगों ने up the incline के लिए देखा. So these are all the quantities for down the incline. ठीक है, अच्छी तरह से देख लो, समझ लो, लिख लो. So let's do a question now. I have an inclined plane which is inclined at an angle of 45 degrees और theta angle पे from the incline एक particle को project किया गया such that it hits the inclined plane perpendicularly. That is the question. The question is asking us to find theta such that the particle hits the inclined plane perpendicularly. तो मेरे पास सब इक्वेशंस ऑफ मोशन है. फर्स्ट थिंग व्हाट आई वांट टू डू इज आई वांट टू सिलेक्ट माय एक्सिस, एंड द बेस्ट वे टू डू दैट इज सिलेक्ट एक्स एक्सिस अलोंग द इंक्लाइन एंड वाई एक्सिस परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन. वो एक्स वाई एक्सचेंज कर सकते हो, बट बेसिकली माय पॉइंट इज दैट वी आर गोइंग टू सिलेक्ट एक्स अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन इंस्टेड ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल. उसका रीजन भी बताते हैं. पहले लेट मी सिलेक्ट दिस एज माय एक्स एक्सिस
दिस इज माय वाई एक्सिस एंड पार्टिकल कुछ इनिशियल स्पीड नहीं है तो मान लेंगे इट विल कैंसिल आउट इन द एंड. सो इनिशियल स्पीड u, दिस एंगल इज थीटा, मेरा एक्सेलरेशन इज g. अच्छा, और ये जो एंगल है दैट इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज 45 डिग्रीज. So the reason I've selected this axis and why it is mathematically convenient is because when the particle strikes, angle क्या है? The angle at which it strikes is basically the angle of the velocity vector. अब इस point पे velocity vector is perpendicular to the incline. अब perpendicular to the incline मतलब क्या? It is along which axis? Along the negative y-axis. तो मुझे वो वैल्यू नहीं पता, पर मुझे किसका कंपोनेंट पता है? x कंपोनेंट पता है. Because if the velocity is along the y-axis, तो x component कितना हो गया? 0. So that is the information that has been given in the question. That is that you have to deduce. जो information दिया है उससे mathematical quantity, किस mathematical quantity के बारे में बात किया, that we have to deduce. So that is what we have done here. Vx is 0. ठीक है? Because the entire final velocity is along the negative y-axis. Okay, Vx is 0. अब मुझे time of flight तो पता ही है. तो फाइनल वेलोसिटी कौन से इक्वेशन में आता है? टाइम ऑफ फ्लाइट वाले इक्वेशन यूज कर सकता हूं मैं, बिकॉज उसमें मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट पता है, तो v को u प्लस at यूज कर सकता हूं. तो कैन आई राइट vx इज ux प्लस axt. सो अब ये सब कुछ सब्स्टिट्यूट करना है और हो जाएगा अपना क्वेश्चन. तो लेट्स डू दैट. ux कितना है? व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट? u cos थीटा. vx तो 0. ax, ये जो एक्सिस है मेरा x एक्सिस, दैट इज एट 45 डिग्रीज एंड ग्रेविटी इज g डाउनवर्ड्स, तो ये भी 45 डिग्रीज. तो ग्रेविटी का कंपोनेंट अलोंग द x एक्सिस कितना हो गया? माइनस g cos 45. माइनस क्यों? बिकॉज इट्स अलोंग द नेगेटिव x एक्सिस है ना. तो ax तो मुझे पता चल गया, माइनस g cos 45 मतलब माइनस g बाय रूट 2. ठीक है. एंड टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर्मूला याद है? 2u sin थीटा बाय g cos अल्फा. तो अल्फा मतलब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन व्हिच इज 45, थीटा इज अननोन. तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ जाएगा? 2u sin थीटा बाय g बाय रूट 2. cos अल्फा मतलब g बाय रूट 2, तो रूट 2 ऊपर आ जाएगा. ठीक है. ओके, तो बस हो जाएगा. सब्स्टिट्यूट करना है तो फाइनल वेलोसिटी इज 0, ux इज u cos थीटा, ax इज माइनस g बाय रूट 2 एंड टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा बाय g और एक रूट 2 भी है ना यहाँ पर. अच्छा देखो, रूट 2 कट गया, g कट गया, u भी कट कैंसिल हो गया बिकॉज ओवरऑल 0 है एज वी एक्सपेक्टेड. तो देखो कितना आ रहा है? tan थीटा इज हाफ. सो द एंगल एट विच यू शुड प्रोजेक्ट इज tan इनवर्स हाफ. ठीक है. आई होप यू अंडरस्टूड. बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस में इंक्लाइन प्लेन प्रोजेक्टाइल क्वेश्चन से डरना नहीं है. You have to figure out what information is given and you have to write a mathematical equation for each information given in the question. तो और भी ऐसे questions करते हैं तो you'll be very confident by the end of this lecture with the inclined plane projectile. लिखना है तो लिख लो. Now let's look at another question. देखो, I have two inclined planes. Now this might seem like a complicated question, but थोड़ा methodically करेंगे तो फिर बिल्कुल complicated नहीं है. We just have to figure out which equations to use. Let's take a look. So two inclined planes है and the particle is projected from one of the inclined plane perpendicular to the inclined plane and speed u से project किया गया and it's going to strike the other inclined plane also perpendicularly. That is the information given in the question. और उस information से we are going to formulate a mathematical equation. That is our goal. और ये incline 30 डिग्री पे, ये वाला incline 60 डिग्री पे, तो ये 90 डिग्री हो गया और ये 60 मीटर हाइट से फेंका गया. क्या पूछा गया? फाइंड u. सो फाइंड द इनिशियल स्पीड सच दैट इट हिट्स द सेकंड इंक्लाइंड प्लेन आल्सो परपेंडिकुलरली. तो सबसे पहले तो हिटिंग परपेंडिकुलरली, उसका मतलब वी कैन फिगर आउट वन कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी. तो बिफोर वी स्टार्ट द क्वेश्चन, फर्स्ट स्टेप दैट वी नीड टू डू इज सिलेक्ट द एक्सिस एंड देन वी विल फिगर आउट व्हिच कंपोनेंट ऑफ दिस वेलोसिटी वी नो. तो एक्सिस के लिए लेट मी चूज माय x axis this way and y axis this way with the origin at the launching point. ठीक है. तो इनिशियल वेलोसिटी पूरा y एक्सिस के लॉन्ग है. कैन आई जस्ट राइट इनिशियल वेलोसिटी इज u j कैप, पूरा y एक्सिस के लॉन्ग है ना.
देखो तुम एक्स एक्सिस ऊपर भी सिलेक्ट कर सकते हो, वाई एक्सिस ऐसा भी सिलेक्ट कर सकते हो, बट द पॉइंट इज वी आर गोइंग टू सिलेक्ट एक्सिस अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन फ्रॉम व्हिच इट इज लॉन्च्ड, बिकॉज इन दैट केस आई कैन देन डायरेक्टली से कि जो फाइनल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट है और सॉरी वाई कंपोनेंट है वो जीरो हो जाएगा, बिकॉज पूरा एक्स एक्सिस के लॉन्ग है ना. दैट इज द benefit of choosing such an axis instead of horizontal vertical. Instead of horizontal vertical, we are choosing axis along the incline and perpendicular to the incline because फिर वो components लिखना easy हो जाता है. So इस केस में the velocity is completely parallel to the x axis. तो उसका y component कितना है? Zero. So can I say final Vy is zero? That is the information mathematically that we have to extract from the given question. हाँ, और acceleration भी लिखेंगे. Acceleration is g downwards. तो ये जो इंक्लाइन है फर्स्ट वाला दैट इज एट 60 डिग्रीज नहीं सॉरी 30 डिग्रीज विद द हॉरिजॉन्टल, करेक्ट. तो ये भी 30 डिग्री हो गया, ये 60 हो जाएगा. तो एक्स कंपोनेंट कितना जी, ये 60 है, तो जी cos 60. सो कैन आई राइट एक्सेलरेशन इज जी cos 60 मतलब जी बाई 2 इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, सो जी बाई 2 आई कैप, एंड ये 30 डिग्री है, जी cos 30 along the negative y-axis. So minus g root 3 by 2 j cap. G cos 30 g root 3 by 2 along the negative y-axis. ठीक है, तो मेरा इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर आ गया, एक्सेलरेशन वेक्टर आ गया. अब एक इंफॉर्मेशन मेरे पास है, वेलोसिटी जीरो, फाइनल वेलोसिटी. डू आई हैव एनी अदर इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन? कुछ लेंथ दिया है ना प्रोजेक्टाइल में, स्पेशली इंक्लाइन प्लेन प्रोजेक्टाइल में. ऑलवेज कीप दिस इन माइंड कि अगर तुमको लेंथ दिया हुआ है, whether it is height or whether it is horizontal some value, whatever the length, किसी चीज का लेंथ दिया है, you have to relate it to one component of the displacement vector, x या y, वो अपने को फिगर आउट करना, but you have to relate it to one of the components of displacement vector. So यहां पर what is the displacement vector? This is my displacement vector, correct? पार्टिकल यहां से शुरू हुआ एंड यहां पर लैंड हुआ, तो दिस इज माई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. तो उसका y कंपोनेंट ये हो गया, ये मेरा y कंपोनेंट हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का, और ये मेरा x कंपोनेंट हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का, करेक्ट. दिस इज माई x एक्सिस, दिस इज माई y एक्सिस. ठीक है, तो is there any one of these two components that we can find from the given length in the question? Length कौन सा दिया है? 60 दिया हुआ है ना. ये मेरा ग्राउंड है, तो ये हाइट 60 मीटर दिया हुआ है, ये एंगल कितना है? 30. Which component can I get? X component, है कि नहीं? X component मुझे मिलेगा from the 60 meter using this triangle and a little bit of trigonometry. तो कितना हो जाएगा X component? Can you see this will be 120 meters? Because 30 डिग्री है ना, 120 sin 30 will be 60, sin 30 is half. तो मुझे पता चल गया. So this is how I'm showing you the approach for all types of questions in projectile. This is how you extract information and write it down mathematically from the diagram. ठीक है, कहीं पार्टिकल स्ट्राइक कर रहे हैं मतलब वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट पता है, कहीं हाइट दिया है या लेंथ दिया है मतलब कोई डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट पता है. तो तुम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनाओ, उसका एक्स वाई कंपोनेंट बनाओ, और फिर डायग्राम से देखो कौन सा कंपोनेंट पता चलेगा. ठीक है, इट्स नॉट डिफिकल्ट. नाउ देयर इज ओनली वन फिजिकल क्वांटिटी दैट विल अपीयर इन बोथ Vy एंड Sx के इक्वेशंस, दैट इज टाइम. Vy का जो इक्वेशन वो तो सब y कंपोनेंट में होगा, इनिशियल वेलोसिटी एक्सेलरेशन सब y कंपोनेंट में होगा. Sx का जो इक्वेशन वो सब x कंपोनेंट में होगा, except for one variable which is time. So we are going to have to write the equation that involves time for Vy and Sx. That is how you will eliminate and the time variable and calculate u. समझ में आया? क्योंकि अपने पास 6 इक्वेशन है ना, x में 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, y में 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, 6 में से कौन सा सिलेक्ट करें? तो वो इस तरीके से देखना है. Vy का एक इंफॉर्मेशन पता है, Sx का एक इंफॉर्मेशन पता है, दोनों में कौन सा कॉमन वेरिएबल? टाइम. तो टाइम वाला इक्वेशन लिखो. सो Vy के लिए मैं लिखूंगा तो कैन आई राइट 0 is equal to uy plus ayt. तो uy कितना है? u, और ay कितना है? माइनस जी रूट 3 by 2. ठीक है, तो मेरा टाइम कितना आ गया?
2u/g√3। ठीक है, तो ये एक चीज इंफॉर्मेशन मिल गया। नाउ वी विल होपफुली बी एबल टू यूज दिस इन एसएक्स का इक्वेशन, बिकॉज एसएक्स भी हम लोग टाइम के टर्म्स में लिखेंगे। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो कहना राइट एसएक्स 120 इज इक्वल टू ux। ux कितना है 0, बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी इज कंप्लीटली अलोंग द वाई एक्सिस। तो ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर में u 0 गया, हाफ एटी स्क्वायर किस कंपोनेंट के अलोंग लिख रहे हैं, किस एक्सिस के अलोंग, x। सो x कितना है g/2। तो उसको मैं नेक्स्ट स्टेप में ले लेता हूँ। तो 120 इज हाफ g/2 इंटू टी स्क्वायर। टी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो 4u²/3g²। दैट्स इट। अभी तो सॉल्व करना है, g का वैल्यू 10 रख दो एंड देखो कितना आ रहा है। ये बन गया मेरा 4, 2 इंटू 2 4, ये कैंसिल हो गया, ये g कैंसिल हो गया, तो u²/30 बन गया। u² इज 3600, तो u इज 60 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कैलकुलेशन तो ठीक है। आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। दिस काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम इज समथिंग दैट लोग देख के डर जाएंगे कि यार ये 2 इंक्लाइन प्लेन आ गया, कैसे करूंगा मैं, छोड़ दूं। नहीं छोड़ना है, बिकॉज इट्स एन ईजी क्वेश्चन एज लॉन्ग एज यू फॉलो द प्रोसेस, एंड द प्रोसेस इज ऑल्सो वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। स्ट्राइकिंग, चेक द वेलोसिटी कंपोनेंट, लेंथ, check the displacement component, relate using the time variable। ठीक है, समझ लो, अच्छी तरह से लिख लो, and then we'll go ahead। Now let's look at a very good question which has a clever solution। मेरे पास एक inclined plane है, बट उसके नीचे से अपने को प्रोजेक्टाइल डालना है, अभी उसके ऊपर नहीं, उसके नीचे इंक्लाइन वॉल है। ये जो स्लैश लाइन से मैंने पहले भी बताया, इट्स जस्ट रिप्रेजेंट्स अ फिक्स्ड सरफेस। ठीक है, मैकेनिक्स में तो इनिशियल वेलोसिटी u दिया हुआ है एट फायर्ड एट एन एंगल बीटा। फाइंड बीटा सच दैट द प्रोजेक्टाइल जस्ट ग्रेजेस द इंक्लाइन वॉल। इट जस्ट ग्रेजेस मतलब जस्ट टचेस, वो टेंजेंशियल है इंक्लाइन वॉल टू द ट्रैजेक्टरी देयर। और ये डिस्टेंस d दिया हुआ है बिटवीन द बेस ऑफ द इंक्लाइन एंड द लॉन्चिंग पॉइंट, एंड द इंक्लाइन इज एट एन एंगल अल्फा। तो वो सब गिवन है, तो वी नीड टू फाइंड बीटा इन टर्म्स ऑफ u, अल्फा एंड g। तो इसको करने के लिए once again I'm going to select my axis। see, एक बार axis select कर दिया, that is the main part of the solving the question, that is the key। तो axis अगर मैं, if I select the axis this way, x and y axis, the axis is at an angle alpha which is parallel to the inclined plane। ये मैंने क्यों select किया, because then this point becomes the maximum, the point of the maximum distance from the incline। it becomes the point such that it is at a maximum distance from the x-axis। ये मेरा इंक्लाइन है। कैन यू सी कि ये जो डिस्टेंस है that becomes a maximum distance from the x-axis। and why is that important? because उसके लिए फॉर्मूला अपन ने निकाला था u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा/2g cos अल्फा, याद है? उसके लिए फॉर्मूला तो आप लोगों ने निकाला है, तो वी कैन डायरेक्टली यूज दैट एंड सॉल्व द क्वेश्चन वेरी क्विकली। दैट इज व्हाई आई चोज दिस एक्सिस। हमेशा बिफोर यू सॉल्व एन प्रोजेक्टाइल क्वेश्चन, जस्ट क्विकली चेक इफ यू कैन सिलेक्ट एन एक्सिस इन अ इंक्लाइन मैनर एंड कैन यू स्पॉट सम क्वांटिटी दैट इज नोन टू अस। ठीक है, तो ये जो है डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस, वो ज्योमेट्रिकली निकल पाएगा क्या? क्योंकि दैट इज द सेम थिंग एज दिस। ये जो डिस्टेंस है वही है ना, और ये अपने को पता है d, और ये भी अल्फा है, 90 डिग्री दिख रहा है सबको इस ट्रायंगल में। ये अल्फा, ये d, तो ये कितना हो जाएगा d sin अल्फा। नाउ दिस प्रोजेक्टाइल is fired with speed u। let's say this angle is theta, angle with the x axis, with the inclined axis। तो मुझे बीटा जो चाहिए, that is the angle with the horizontal, तो बीटा is basically theta plus अल्फा। तो मुझे थीटा का वैल्यू निकल गया, तो हो गया थीटा प्लस अल्फा, काम हो गया मेरा। तो d sin अल्फा कैन आई राइट इट एज u स्क्वायर, क्या फॉर्मूला, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g cos अल्फा। दैट्स इट। थीटा के लिए सॉल्व करना है, हो गया बेसिकली, बिकॉज आई कैन जस्ट राइट साइन स्क्वायर थीटा, कितना आ जाएगा, इसको ऊपर लेता हूँ, 2 sin अल्फा cos अल्फा, sin 2 अल्फा बन गया ना, ट्रिगो में पढ़ा होगा। तो कैन आई राइट दिस एज g d sin 2 अल्फा डिवाइड बाय u स्क्वायर। तो थीटा देखो कितना बन गया, साइन थीटा विल बी इसका स्क्वायर रूट, तो थीटा विल बी साइन इनवर्स दैट। बस ऐसे ही हम लोग आंसर छोड़ देंगे।
and beta is theta plus alpha, so beta is alpha plus sine inverse of this entire quantity. ठीक है, so I hope you've understood how we can solve for the angle beta. Very simple, एक equation में solve कर लिया, but in order to get to that point you have to first choose the correct axis. कहीं incline दिखा, almost always choose the axis parallel to the incline or perpendicular to the incline. ठीक है, देख लो. Alright, now let's look at another question जहाँ पे inclined plane कुछ दिख नहीं रहा है, but फिर भी देखते हैं. I have a ball that is being thrown at speed u from a distance x from a hoop. Hoop मतलब वही ring. तो find the minimum u such that the ball goes to the hoop. एंगल अपने चॉइस है, कोई भी एंगल पे थ्रो कर सकते हो, बट वी हैव टू फिगर आउट द स्पीड, द मिनिमम पॉसिबल स्पीड सच दैट द बॉल गोज थ्रू द हुप. नाउ दिस सीम्स लाइक अ वेरी सिमिलर क्वेश्चन टू व्हाट वी डिड इन ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल अर्लियर. ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में निकाला था स्पीड फिक्स है, कितना फार वी कैन स्टैंड एंड स्टिल थ्रो द बॉल थ्रू द हुप इज समथिंग दैट वी सॉ. सो इट इज प्रीटी मच द सेम क्वेश्चन. एंड अगर तुम ऑब्लिक वाला मैक्सिमम रेंज यूज करोगे यू वी बाई जी, तो करेक्ट आंसर आएगा. इफ यू राइट एक्स ऑप्टिमल ट्रेजेक्टरी के लिए, मिनिमम एफर्ट के लिए, वील थ्रो इट एट सच एन एंगल सो एज टू मैक्सिमाइज द ट्रेजेक्टरी, मैक्सिमाइज द रेंज रादर. तो कैन आई राइट इट एज यू वी बाई जी, और v क्या लिख सकता हूं मैं, यू स्क्वायर माइनस 2g वाई. तो ये पता है अपने को, एट अ डिस्टेंस, एट अ हाइट y. Now, if you solve this for u, you will get the correct answer. But this is not the best solution because देखो यहाँ पे इसको अगर solve करोगे तो u squared में quadratic बनेगा ना, है कि नहीं? u squared में इसको u x by u को नीचे लोगे, उसको square करोगे and then वापस cross multiply करोगे तो u squared में quadratic solve करना पड़ेगा. हो जाएगा. But we have a better solution compared to this because we want to find u, not x. If the question said find the maximum x and u was given, find the maximum x from which you can throw the ball, then use this because direct x के लिए formula. But if you want u, we have a better solution. Basically, can I say the question is, consider an incline here. कितना minimum speed से फेंका जाए such that this becomes the range. Now, minimum effort के लिए we should, for a given speed, we should throw it at an angle so as to throw it as far as possible. है कि नहीं? That is the most optimum speed at or optimum angle rather at which we can throw. कोई given speed के लिए ऐसा angle choose करो to maximize the range, something that we've already seen. तो ये जो x है और ये y है, मेरा range कितना हो जाएगा? Root of x plus y square. Now I'm going to choose an angle that maximizes the range, and range का maximum formula तो हम लोगों ने already देखा है. So this angle is suppose alpha, the angle that the incline is making with the x-axis. So can I write this as u squared? क्या निकला था अपना g into 1 plus sin alpha for range, for incline, for range up the incline. हो गया. अब u solve कर लो. sin alpha कितना है? y divided by this. देखो क्या आ जाएगा. u squared आ जाएगा g into this into 1 plus sin alpha into 1 plus sin alpha. तो sin alpha थोड़ा बड़ा लिख लेता हूं यहां पर, g into root of x square plus y square into 1 plus sin alpha, और sin alpha जगह y divided by वही root of x square plus y square. That's it. So I'll have u is big square root, उसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो अंदर, ठीक है. टेढ़ा आ गया क्या सब कुछ, सब स्लांट हो गया क्या? ये स्क्वायर है, दिख रहा है ना सबको. थोड़ा रब करके अच्छी तरह से लिख लेता हूँ, बट आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट. एंड why did I use this method instead of this should now be obvious, because यहाँ पे स्पीड के लिए डायरेक्ट u स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा, जबकि यहाँ पे स्पीड के लिए क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा. तो in general, how to decide which question to solve by which method,
अगर तुमको डिस्टेंस पूछा है तो यूवी बाई जी यूज करो, अपने ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल वाले से सॉल्व करो। बट अगर स्पीड पूछा हुआ है तो यूज इंक्लाइन प्लेन प्रोजेक्टाइल। दोनों से सेम आंसर आएगा, बट वी आर गोना सॉल्व यूजिंग द बेस्ट मेथड, द शॉर्टेस्ट मेथड टू सेव दोस प्रेशियस फ्यू मिनट्स इन द एग्जाम वेयर इट ट्रूली काउंट्स। ठीक है, तो दिस इज द मिनिमम स्पीड with which you should throw and अब एक ब्रैकेट आएगा to ensure that the ball goes to the hoop। देख लो। Let's do one more question similar to what we just did। एक पार्टिकल है जो ग्राउंड से थ्रो करना है and it has to pass through points A and B along its trajectory। A is at a height of 12 meters from the ground, B is at a height of 18 meters from the ground, और AB के जो बीच में लेंथ है direct connecting the line joining AB is 10 meters। तो क्या पूछा, find the minimum speed such that it goes through A and B। So I'm going to ask you to try it, but first just one thing that I want to say is if you are asked minimum speed at the ground, that will also automatically imply minimum speed at A। क्यों? Because वो u square plus 2gh वाले फॉर्मूला से रिलेटेड है ना। अगर ग्राउंड पे मिनिमम पॉसिबल है तो A पे भी मिनिमम पॉसिबल होगा ना, क्योंकि हाइट तो फिक्स्ड है। Speed at A would be u squared minus 2gh, h यहाँ पर 12 मीटर हो जाएगा। So the question then just becomes कितना हाइट है दोनों के बीच का, ये 12 है और ये 18 है, तो ये 6 हो गया एंड ये 10 है। तो क्वेश्चन बिकम्स स्पीड एट A कितना मिनिमम होना चाहिए such that it goes till B, something very similar to what we just did। तो ट्राई करो, जस्ट फॉलो द एग्जैक्ट सेम प्रोसेस दैट वी डिड इन द प्रीवियस क्वेश्चन एंड एक बार UA निकल जाएगा देन अगेन दैट्स नॉट द एंड, यू हैव टू फिगर आउट U। तो वो खुद करो, ट्राई करो, देन यू कैन टेक अ लुक एट माय सॉल्यूशन। पॉज द वीडियो, ट्राई इट आउट। ठीक है, तो यहाँ पे तो डायरेक्टली क्वेश्चन ने अपने को इंक्लाइन का रेंज दे दिया। यहाँ पे एकदम ऑब्वियस होना चाहिए कि वी नीड टू यूज इंक्लाइन प्लेन प्रोजेक्टाइल इक्वेशंस, बिकॉज यहाँ पे डायरेक्ट रेंज दे दिया 10 मीटर्स। तो कितना हो जाएगा, UA मिनिमम चाहिए तो अगेन वी विल थ्रो इट एट दैट एंगल एट विच द रेंज इज मैक्सिमाइज्ड। सो कैन आई राइट 10 u स्क्वायर्ड अननोन डिवाइड बाय g इनटू 1 प्लस साइन अल्फा। अभी साइन अल्फा कितना, 6/10, तो 3/5, और g का वैल्यू 10 है तो 10 अंदर ले लूंगा तो कितना आ जाएगा, 10 प्लस 6 16, तो UA स्क्वायर्ड कितना हो गया, सही बोलो ना, 10 प्लस, तो ये 160 हो गया, करेक्ट। अच्छा, नाउ UA स्क्वायर्ड तो पता चल गया, बट दैट्स नॉट द एंड, वी नीड U। कैन आई राइट UA स्क्वायर्ड एज u स्क्वायर्ड माइनस 2gh, h मतलब 12 है कि नहीं। तो ये 20 240, u स्क्वायर 400, u is 20 मीटर पर सेकेंड एंड वी आर डन। And it may surprise you to know that this is Pathfinder level 3 level 3, let's go। level 3 सॉल्व किया अपन ने। level 3 लोग बोलते हैं ओलंपियाड लेवल है, I don't think so, or rather Olympiad level is not that tough, at least for us। So this is Pathfinder question, you can check it out। The level 3 मतलब वो check your understanding section है Pathfinder में, you can check it out। Whatever the case is, this question is now a straightforward question for us। अगर ऐसा question तुम्हारे एग्जाम में आया, you better be able to do it। देख लो। And that's it for today। I'll see you at the top। Good night।